नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हुई? दोस्तों, बतानी है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों, बतानी है कि गरीबी हटाओ का नारा किनके साथ जुड़ा हुआ है, यह नारा किस व्यक्ति का है? तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिए थे। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बतानी है कि माथुरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माथुरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना राज्य का नृत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, बतानी है कि मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्लाज्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी याद रखेंगे प्लाज्मा के द्वारा लवण का परिवहन होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश, दोस्तों बतानी है कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को किसी प्रिज्म से गुजारने पर गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे वर्ण विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपित हो जाता है या वर्ण विक्षेपित होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? दोस्तों, बतानी है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो आप लोग याद रखेंगे भाग 4 के ए में, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो आप लोग याद रखेंगे भाग 4 के ए में। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, भाग 4 के ए में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? दोस्तों, प्रश्न है कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसे सामान्यतः एक बौद्ध मठ को क्या करता है, जो बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो कौन सा शब्द है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विहार, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। इसका मतलब होता है एक बौद्ध मठ जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है और रोककर परिपथों और उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य में होने वाली श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों बतानी है कि हम जो श्वसन करते हैं, हमारे अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में होने वाली श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप सभी याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंत क्षय यानी कि टूथ डिके किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। दोस्तों बतानी है कि हमारे दांतों में क्षय यानी कि हमारा दांत दोस्तों कब खराब होने लगता है, कितने पीएच स्तर पर दांतों में खराबी शुरू होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5.5 से कम होने पर, यानी कि 5.5 के पीएच कम होने पर जो हमारा दांत है दोस्तों, ये क्या होता है, डिके होने लगता है, क्षय होने लगता है, हमारे दांतों में खराबी आने लगती है। पीएच स्तर 5.5 से कम होने पर, यानी कि 5.5 से कम होने पर। आप सभी याद रखेंगे, पीएच का मतलब आप सभी को पता होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्बन का दोस्तों कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। दोस्तों ये कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी याद रखेंगे, इसी का प्रयोग दोस्तों पेंसिल बनाने में होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है पेंसिल बनाने में, जो कि एक कार्बन का अपरूप है और विद्युत का सुचालक है। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से खनिजों का एक समूह फसलों को कीटों से बचाने में सहायता करते हैं। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन से खनिजों का समूह, एक समूह जो फसलों को क्या करते हैं, कीटों से बचाने में सहायता करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों समूह पोटेशियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, ये क्या करते हैं, फसलों को कीटों से बचाने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट बताने है कि किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट में, दक्षिणी भाग में कौन सा स्थित है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों किस द्वीप के दक्षिण भाग में है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। देखिए दोस्तों बेरी बेरी एक बीमारी है, एक रोग है। तो बताने कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। तो आप लोग याद रखेंगे कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी, यही दोस्तों बेरी बेरी रोग का एक लक्षण है, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा अर्थात ऊर्जा की कमी। ये दोस्तों बेरी बेरी का एक लक्षण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि बेरी बेरी जो रोग है ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे 7,
यानी कि 7। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी याद रखेंगे 7 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोनालू बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू नामक उत्सव, तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोनालू नामक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो आप सभी याद रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि तारामती चोटी, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तारामती चोटी किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? दोस्तों बतानी है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो आप सभी याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? देखिए दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे निषेचन होता है डिंबवाहिनी नलिका में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निषेचन कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखेंगे डिंबवाहिनी नलिका में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दोस्तों बताने हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दर्पण के सामने, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दर्पण के सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम सभा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्राम सभा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र क्या है? अस्थायी इकाई है, परमानेंट यूनिट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेकिंग पाउडर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत सरकार के द्वारा तमिल भाषा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2004 में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा दोस्तों 2004 ईस्वी में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आप लोग याद रखेंगे एथीन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों एथीन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए वन और वन्य जीव संरक्षण का
एक सिद्धांत रहा है, संरक्षण एक सिद्धांत रहा है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए वन और वन्य जीव संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे वो समाज है दोस्तों बिश्नोई, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बिश्नोई जो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों थार रेगिस्तान की सीमा पर ये लोग निवास करते हैं। जो दोस्तों क्या करते हैं, इनके लिए वन और वन्य जीव संरक्षण जो है क्या है, एक धार्मिक सिद्धांत रहा है। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। ये दोस्तों जो समुदाय है ये अत्यधिक प्राकृतिक और जीव प्रेमी होते हैं। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बिश्नोई समाज के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं और अत्यधिक प्राकृतिक और जीव प्रेमी होते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिश्नोई समुदाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे सावित्रीबाई फूले ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सावित्रीबाई फूले ने दोस्तों 1852 ईस्वी में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी, महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप होता है। इसका शुभारंभ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के द्वारा यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूजीसी का पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बताने कि प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आप सभी याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को बताने कि क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लवण जल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे लवण जल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में पंचायत को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 243 यानी कि आर्टिकल 243 में पंचायत को परिभाषित किया गया है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 243 में दोस्तों पंचायत को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान के। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।